गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 58 पढ़ते हैं कि सीखने के मनोविज्ञान में प्रेरणा का महत्व क्या है। तो जैसे हम सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, टीचर्स उनको सिखाते हैं, तो उसमें अभिप्रेरणा है वो कहाँ तक काम करती है, बच्चे के सीखने में कहाँ तक उसका योगदान देती है। तो ये क्वेश्चन हम देखते हैं कि अध्यापक यह किस प्रकार ज्ञात करे कि अभिप्रेरणा देने से के पश्चात छात्र किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो गया। ये उसको कैसे पता चलेगा कि बच्चा है, टीचर का काम क्या है, बच्चे को अभिप्रेरणा देना, लेकिन ये उसको कब पता चलेगा कि बच्चा है वो अभिप्रेरित हो गया है, उसकी जो अभिप्रेरणा है उसका असर बच्चे पे हो गया है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहला है उत्सुकता। तो उत्सुकता क्या होती है कि हमने बच्चे को अभिप्रेरित कर दिया, अब बच्चा क्या पढ़ रहा है, उसमें एक क्यूरियोसिटी है सीखने के प्रति, ठीक है। तो वो किसी काम को क्या करेगा, उत्सुकता से करेगा, उसमें जिज्ञासा होगी उस काम को करने के लिए। तो ये है, ये किसमें काम करती है, अभिप्रेरणा है वो उत्सुकता का काम करती है कि जब बालक क्रिया को करने के लिए अभिप्रेरित किए जाते हैं तो उनमें क्रिया के प्रति उत्सुकता दिखाई देती है। जब उत्सुकता दिखाई दे तो समझो बालक सीखने के लिए तैयार है। तो हमारा यही क्वेश्चन था कि हमें कैसे पता लगेगा कि बच्चा है वो सीखने के लिए रेडी है। अगर बच्चे में हम उत्सुकता देखते हैं सीखने के प्रति तो हमें पता लग जाएगा कि ये बच्चा है अब सीखने के लिए रेडी है। उसके बाद हम इसका दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, शक्ति का संचालन। अभिप्रेरणा प्राप्त होते ही बालक में अतिरिक्त शक्ति उत्पन्न होती है। अभिप्रेरणा प्राप्त होते ही बालक घंटों तक बिना थकान के काम करते हैं। इस शक्ति संचालन में व्यक्ति बड़े बड़े कार्य कर जाते हैं। अभिप्रेरणा प्राप्त करके ही बालक प्रथम श्रेणी प्राप्त कर लेते हैं। तो शक्ति संचालन का क्या मतलब होता है, शक्ति संचालन का मतलब ये होता है कि हमने बच्चे को अभिप्रेरित कर दिया तो वो बच्चा उस काम को करने के लिए खुद को बोरिंग महसूस नहीं करेगा और उस काम को वो बड़े ही तल्लीनता से उस काम को करेगा। उसमें क्या होगा, अब जैसे उसको उस काम को करने में ज्यादा टाइम भी लग जाता है, तो जैसे शुरू में एनर्जी से उसने काम को स्टार्ट किया था वो एंड तक है वो उसी एनर्जी से उस काम को करता है। तो ये क्या होता है, जो शक्ति का संचालन होता है ये भी एक अभिप्रेरणा का कारक है कि हमने अभिप्रेरित किया बच्चे को और बच्चे में क्या हुआ, शक्ति संचालन हुआ। अब कई बार क्या होता है, कोई साइंस का प्रोजेक्ट होते हैं वो बच्चे को हम बनाना देते हैं, लेकिन अगर वो बच्चा अभिप्रेरित है तो वो उस प्रोजेक्ट को घंटों तक भी बना सकता है, वो उस प्रोजेक्ट को बनाने में थकान महसूस नहीं करेगा। तो ये क्या होता है, अभिप्रेरणा का असर होता है वो शक्ति संचालन। उसके बाद हम देखते हैं निरंतरता। जब बच्चों को अभिप्रेरणा प्राप्त होती है तो वो कार्य में निरंतर लगे रहते हैं। प्रथम श्रेणी का लक्ष्य बनाते ही छात्र पूरे वर्ष पढ़ाई में लगे रहते हैं। तो निरंतरता क्या होती है, कंटिन्यूटी किसी काम को करने के लिए। अब बच्चे क्या करते हैं, जैसे साइंस में कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको आज जैसे उस पे काम किया, कल उस पे काम किया, तो वो क्या होता है, वो उसको सीखने में बोरिंग महसूस नहीं करते हैं, वो उस काम को सीखने के लिए क्या होते हैं, उत्साहित होते हैं। इसीलिए वो जितने दिन तक भी वो उस काम को करेंगे वो उत्सुकता से करेंगे और अपनी शक्ति के साथ उस काम को करेंगे। उसके बाद है लक्ष्य प्राप्ति से बेचैनी दूर होना। तो अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं तो उनको अगर मैथ्स के क्वेश्चन समझ में नहीं आए हैं तो वो बच्चे खुद को क्या करेंगे, खुद टेंशन महसूस करेंगे, बेचैनी महसूस करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने उसको अभिप्रेरित किया है तो बच्चा है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है वो सोल्व करेगा। लेकिन अगर वो क्वेश्चन उसको समझ में आ जाता है, उसकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है, तो बच्चे की क्या हो जाती है, बच्चे की टेंशन या बेचैनी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ये भी अभिप्रेरणा का एक कारक है कि अभिप्रेरणा से जो व्यवहार प्रकट होते हैं वो लक्ष्य प्राप्ति के पश्चात संतोष अनुभव करते हैं। अब जब बच्चे को वो क्वेश्चन है जब वो समझ में आ जाता है तो उसको खुद में क्या महसूस होता है, आत्म संतुष्टि महसूस होती है। यदि कक्षा में बालकों को गणित के प्रश्न करने पड़ते हैं और जब वे प्रश्नों को हल नहीं करते तो वे बेचैन रहते हैं। अब कई बार ऐसे भी होता है बच्चे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो वो बच्चा खुद क्या टेंशन महसूस करता है, तो समस्या हल होते ही उसकी बेचैनी क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये क्या है कि बच्चा अगर लक्ष्य प्राप्त करेगा तो उसकी बेचैनी है, टेंशन है, वो ऑटोमेटिकली दूर हो जाएगी। तो ये जो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो अभिप्रेरणा है वो सबसे मेन चीज है।
उसके बाद हम देखते हैं ध्यान केंद्रित होना। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी टॉपिक है वो बच्चे को पढ़ाते हैं, तो बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है तो वो बच्चा क्या होता है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। लेकिन वही हमने उस टॉपिक के हमने उसको बेनिफिट बता दिए, ठीक है, और आगे वो उसके कहाँ पे काम आएगा ये चीजें हमने उसको अगर पहले से बता के अगर बच्चे को अभिप्रेरित किया है तो हम उस टॉपिक को चाहे कितना भी लंबा खींच ले वो क्या रखेगा, उस पर ध्यान केंद्रित रखेगा। तो ये भी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अभिप्रेरणा प्राप्त करते ही बालक क्रिया में ध्यानरत हो जाता है। अभिप्रेरित व्यवहार में बालक कई प्रकार के उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। तो ध्यान केंद्रित होता है तभी वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा, उस चीज को अच्छे से समझ पाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अभिप्रेरणात्मक व्यवहार। अब बच्चा जो मोटिवेट हो गया उसके व्यवहार में क्या क्या चेंजेस आएंगे, कैसे वो व्यवहार करेगा, चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले है हम अभिप्रेरणात्मक व्यवहार के लक्षणों के विषय में बता चुके हैं। अब अभी मैंने आपको व्यवहार के लक्षण बताए। बच्चा क्या होगा, उत्सुक होगा, बच्चा क्या होगा, क्रियाशील होगा, बच्चे को थकान अनुभव नहीं होगी, बच्चे की बेचैनी दूर होगी। तो ये क्या थे, वो अभिप्रेरणा के क्या थे, कारक थे, तो लक्षण थे। अभी हम अभिप्रेरणा के व्यवहार के स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं कि अभिप्रेरित बच्चा है उसका व्यवहार है वो कैसा होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिप्रेरणात्मक व्यवहार है वो शक्तिपूर्ण कारकों से युक्त व्यवहार होता है। बच्चा अभिप्रेरित होगा तो उसमें एक अलग ही शक्ति उसमें काम करेगी। इसमें व्यक्ति की कार्य क्षमता में असामान्यता पाई जाती है और उसमें विशेष उत्साह पाया जाता है। जो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा अगर बच्चे की कोई चीज समझ में आ रही है, बच्चा अगर अभिप्रेरित है तो वो उस चीज को सीखने में क्या सेफ महसूस करेगा, उस चीज को सीखने के लिए उसमें क्यूरियोसिटी होगी, वो उसमें संतुष्टि महसूस करेगा, ठीक है। तो इसका सबसे पहली विशेषता क्या है, अभिप्रेरकों का निर्माण किया जाता है, इससे शक्ति के विकास तथा वृद्धि में गति मिलती है। इसमें अभिप्रेरित व्यवहार की आवश्यकता, व्यवहार का चयन, दिशा तथा दशा का विशेष महत्व है। तो बच्चा अगर अभिप्रेरित होगा तो वो क्या होगा, उसमें शक्ति का विकास होगा, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी, उसमें गति मिलेगी। और अभिप्रेरित व्यवहार है उसकी आवश्यकता, व्यवहार चयन, ये क्या होते हैं, एक विशेष दिशा निर्देश बच्चे को देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अभिप्रेरित व्यवहार में आंतरिक परिवर्तन होता है। अब बच्चा है वो क्या होता है, वो अंदर से मोटिवेट होता है कोई चीज सीखने के लिए, किसी चीज पे ध्यान केंद्रित करने के लिए, उसमें घंटों तक मेहनत करने के लिए। तो ये क्या होती है, उसकी आंतरिक शक्तियां होती है। तो अभिप्रेरणा के द्वारा बच्चे में क्या उत्पन्न की जाती है, उसकी आंतरिक शक्तियां उत्पन्न की जाती है ताकि वो किसी भी सब्जेक्ट में अभिरुचि ले सके। तो भूख के अभिप्रेरक शरीर में रासायनिक क्रिया होती है और उससे भूख मुद्रा तथा शरीर के अवयव में परिवर्तन प्रतीत होता है। तो क्या होता है, भूख भी एक प्रकार की क्या है, अभिप्रेरणा है। अगर भूख लगेगी तो खाना खाएंगे तो उसमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो ये क्या है, परिवर्तन है। भूख के प्रेरक के समान ही यौन तथा सेक्स का अभिप्रेरक होता है और सेक्स के प्रति आकर्षण से शरीर में उत्तेजना उत्पन्न होती है और व्यक्ति किसी भी प्रकार से उसे शांत करना चाहता है। पुरुषों में एंड्रोजन्स और स्त्रियों में एस्ट्रोजन्स जो तरल पदार्थ है उनका स्राव होने लगता है। अभिप्रेरित व्यवहार में व्यक्ति व्यक्ति तथा संस्कृति संस्कृति की भिन्नता पाई जाती है। अब अभिप्रेरित व्यवहार होगा वो भी क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो उनके व्यवहार में क्या होगी, अलग अलग उनका व्यवहार मिलेगा। संस्कृति होती है, उनके रीति रिवाज होते हैं, तो वो क्या होते हैं, जगह के अकॉर्डिंग होते हैं। तो उनमें क्या मिलेंगे आपको, हर जगह अलग अलग उनके व्यवहार मिलेंगे और अलग अलग ही क्या मिलेगी, संस्कृति मिलेगी। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरकों में समस्या की कठिनाई, वर्गीकरण तथा विश्लेषण निहित होता है। तो कोई भी प्रॉब्लम आती है, उसकी कठिनाई होती है, तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उस बच्चे को क्या कर सकते हैं, हम अभिप्रेरित कर सकते हैं, उसको दिशा निर्देश दे सकते हैं। तो उसका क्या होता है, इसका विश्लेषण है वो निहित होता है। मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक व्यवहार में व्यवहार की दिशा तथा दशा का निर्धारण करते हैं। तो अभिप्रेरित होगा बच्चा तो उसका व्यवहार है वो किस दिशा में जा रहा है और उसकी दशा कैसी है। भी अगर बच्चा है वो अच्छा अभिप्रेरित है तो वो क्या होगा, उसका व्यवहार में ऑटोमेटिक ही संतुलन पाया जाएगा।
लेकिन अगर बच्चा अभिप्रेरित नहीं होगा तो वो क्या होगा, कंफ्यूजन में रहेगा, बेचैनी महसूस करेगा, उसको क्या नहीं होती, उसको एक आत्मसंतुष्टि नहीं होती है। उसके बाद हम देखते हैं संग्रह करने की प्रवृत्ति विकसित होती है। संग्रह करने का मतलब कोई चीज इकट्ठी करना। अब कोई मोटिवेट होता है, पैसे के लिए मोटिवेट होता है, तो वो क्या करेगा, पैसे का संग्रह करेगा। अगर बच्चा है उसमें संग्रह की प्रवृत्ति पाई जाती है छोटे बच्चे में, तो वो क्या करता है, वो खिलौनों का संग्रह करेगा। कुछ बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए उससे जो रिलेटेड चीजें हैं उनका संग्रह करेंगे। तो ये भी क्या होता है, इनमें एक मोटिवेशन काम करता है, चाहे वो बड़ा है बच्चा, चाहे वो छोटा है, तो उनमें क्या पाई जाती है, संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो ये किस कारण से होती है, ये मोटिवेशन के कारण होती है। तो मोटिवेट बच्चा है वो चीजों का क्या करेगा, संग्रह करेगा। उसके बाद है व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा तथा पद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है। ये हर व्यक्ति की साइकोलॉजी होती है कि उसको समाज में एक अच्छा रेस्पेक्टेड जगह उसको मिले, उसकी रेस्पेक्ट हो और अच्छे पद हो, तो वो क्या होगा, वो भी मोटिवेशन के कारण ही होगा। अगर उसका मोटिवेशन पॉजिटिव है तो वो ये सारी पॉजिटिव चीजें सोचेगा कि उसको जो समाज में है वो अच्छी प्रतिष्ठा मिले। उसके बाद है अभिप्रेरित व्यवहार में प्राथमिकता पाई जाती है। अगर बच्चा अभिप्रेरित है तो उसका व्यवहार क्या होता है, प्राथमिक होता है, उसका व्यवहार क्या होता है, संतुलित होता है। तो इसी प्रकार हमने क्या पढ़े, जो हम बच्चों को जो सिखाते हैं तो सीखने में जो अभिप्रेरणा है वो कैसे काम करती है, उसके हमने कारक पढ़े। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 58 समाप्त होता है। थैंक यू।